हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गुरनाम सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य ने तो अपना पल्ला झाड़ ही दिया था कि हम तो इसमें पहले थे डायरेक्टर, अब नहीं हैं। और इसी में साथ में निर्मल सिंह भंगू ने भी बोल दिया था कि मैं 1996 से लेकर 98 के बीच में यहाँ पे डायरेक्टर पद पर था और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था मैं इसमें। और उस समय तक इसका CIS से कोई लेना देना नहीं था, इसके आगे का मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा इसने बोल के भी पल्ला झाड़ दिया। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। और यहाँ पर निर्मल सिंह भंगू ये साफ कह रहा है कि मेरा जो काम था यहाँ पर सिर्फ इतना था कि यहाँ पे जो भी रियल एस्टेट का काम है इस देश में, हमारी कंपनी का, भारत के अंतर्गत जहाँ जहाँ रियल एस्टेट का काम है, इससे संबंधित उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी इनका रियल एस्टेट का काम इनको कैसे बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या क्या इनको और इंक्लूड करनी चाहिए चीज़ें, कैसे ज़मीन को विकसित करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बताने के हिसाब से सिर्फ निर्मल सिंह भंगू की नियुक्ति हुई थी, मात्र इतने से काम के लिए। इसके लिए इसको तनख्वाह भी मिलती थी, इसका नफ़े नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। इसके आगे लिखा हुआ है कि 23 जून 2014 में जो भी निर्मल सिंह भंगू से प्रश्न पूछे गए थे सेबी द्वारा, उसको भंगू ने 15 मई 2014 को एक लिखित पत्र जारी करके उनका जवाब दिया। और इसमें ये अपना इतिहास बताते हुए बता रहा है कि एक पीयरलेस जनरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड थी, यानी इसके पहले रही होगी ये भी कंपनी, इसमें ये बतौर एजेंट काम करता था, ऐसे ही डायरेक्टर नहीं बन गया, ये यहाँ पर एजेंट का काम करता था। और उसमें एजेंट का काम करते करते इसने इतना कमा लिया कि 1983 में इसने अब PGF लिमिटेड का भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। यहाँ पे प्रमोटेड शब्द लिखा हुआ है, यानी इसकी तरक्की इस प्रकार से हुई कि यहाँ से ये एजेंट के तौर पे शुरुआत की इसने और PGF का प्रमोटर बन गया। और इतना खास हो गया ये इन लोगों का, इन धोखेबाजों का, कि अब इसको इन लोगों ने अध्यक्ष बना दिया, चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा ही पद है, डायरेक्टर से थोड़ा नीचे ही माना जाएगा इसको, लेकिन ये पद भी छोटा मोटा पद नहीं है ये। इसके आगे बोल रहा है ये कि इसको जो है एग्रीकल्चर लैंड, यानी ये खेती बाड़ी की बहुत, अब धीरे धीरे जब ये एजेंट बना, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बना, तो अब इसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, अनुभव हो गया था कि हर एक ज़मीन को कैसे उपजाऊ करना चाहिए, उपजाऊ होने से पहले उसकी क्या कीमत होगी, उपजाऊ होने के बाद उसकी क्या कीमत होगी, ऐसे में कंपनी को मुनाफा हो सकता है, मतलब इस प्रकार से इसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया था। तो इसको इन लोगों ने इसकी इस नॉलेज के कारण और इसके इस अनुभव, ज्ञान और अनुभव के कारण, रियल एस्टेट बिजनेस और एग्रीकल्चर लैंड के, इन लोगों ने इसको PACL के का एडवाइज़र बना दिया, यानी कि PACL का सलाहकार। यानी भंगू के कहने का मतलब है कि इसको PACL का सलाहकार के रूप में बनाया गया था सबसे पहले। इस प्रकार से इसके कहने का तात्पर्य है कि 1996 से 1998 के मध्य ये सिर्फ PACL के एक एडवाइज़र का काम करता था, जिसको अब तक आप लोग मालिक समझ रहे थे। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि आपने जो मेरे को शो कॉज नोटिस जारी किया है ये गलत ना जारी किया है, क्योंकि मैं जो हूँ 1998 तक का ही डायरेक्टर था, और 1998 तक में CIS रेगुलेशन ही नहीं आया था। CIS का काम तो छोड़िए, CIS के लिए आपने कोई लाइसेंस ही नहीं निकाला था, यही आपने 1998 के बाद निकाला है, तो जिससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी इसके कहने का मतलब है PACL अगर CIS का काम करती भी है तो मेरे को क्या लेना देना, मैं तो 1998 में ही चला आया। आपने रूल रेगुलेशन, यानी कि मान लीजिए इसने कानून सेबी ने जब बनाया था उसके पहले ही ये डायरेक्टर पद से हट चुका था। तो अगर अब PACL उस कानून के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, इससे भंगू का कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ साफ लिखित में दे रहा है। ये आपके सामने मैं ये पढ़ रही हूँ, ये ऑर्डर आप खुद वेबसाइट से निकाल के इसी पेज नंबर में देख सकते हैं। 34 नंबर पेज है ये, देखिए 92 पेज का ऑर्डर है, 34 नंबर पेज ये है, इसमें इसने यहाँ पे ऊपर साफ बोला है दूसरे पैराग्राफ में। ये आप दानगर से पढ़वाइए, उसको बोलिए इसमें ये क्या लिखा है। ये भंगू इसका कंपनी का है ही नहीं कुछ, ये 1998 में ही छोड़ चुका था कंपनी, और आपने हमको 2013 में ये बात नहीं बताई, जबकि ये भंगू वहाँ पे लिख के भी दे रहा था।
इसके अलावा ये बता रहा है कि मैं पीजीएफ लिमिटेड में तो काम करता ही था, साथ ही मैं अपना अलग से भी रियल एस्टेट का काम करता था, यानी मैं खुद भी एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, संपत्ति खरीदता था, बेचता था, इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाता था, यानी उसके अंतर्गत भी करता था, अपना प्राइवेट काम भी करता था। तो इस प्रकार से इसको पीजीएफ लिमिटेड से जो कमीशन मिलती थी उससे भी अपना जीवन व्यापन करता था, और जो अलग से ये प्रॉपर्टी के व्यापार से पैसा कमाता था इससे भी अपना जीवन व्यापन करता था। अब इसका जीवन व्यापन होता था, ये इसमें बहुत बड़ी बात बोली गई है, ये इनकम टैक्स का इसने रिटर्न भरा था। ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है। इसका 2011-12 और ये 13-14 का जो इसका रिटर्न बना है, इसके मुताबिक इसकी लगभग सालाना जो इनकम रही है, जिसमें गरीबी में ये अपना जीवन व्यापन कर रहा था, ये 10 से 11 करोड़ रुपए रही है। ये 10 से 11 करोड़ रुपए में इसने सिर्फ पीएसीएल को एडवाइस दी है, बाकी इसका पीएसीएल से लेना देना नहीं है कोई। ये 10 से 11 करोड़ रुपए इसको ऐसे ही तनख्वाह के रूप में मिले हैं, बाकी ये कंपनी नहीं चलाता था। 10 से 11 करोड़ इसने ऐसे ही सलाह में कमा लिए। इसके आगे बोल रहा है कि भाई मैं तो पार्टी ही नहीं था जब आपका राजस्थान हाई कोर्ट में केस चला, मैं तब भी वहाँ पार्टी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में केस चला तब भी मैं वहाँ पार्टी नहीं था। भंगू तो साफ बोल रहा है कि मैं तो वहाँ ना सुप्रीम कोर्ट से मेरा लेना देना है, मैं तो वहाँ भी आपके विरुद्ध मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, ना मैंने केस किया, ना मेरे पास कोई नोटिस वोटिस आया था, सब भट्टाचार्य जाने। ये राजस्थान हाई कोर्ट में भी जब आपका केस चला था वहाँ पे भी मैं पार्टी नहीं था, और इसलिए इसको तो आप पता ही नहीं है कि 2 साल से यहाँ पे प्रोसीडिंग चल क्या रही है, क्योंकि इसका तो पीएसीएल से लेना देना ही नहीं है। ये तो 10 से 11 करोड़ बिना ही पीएसीएल के कमा रहा है, तो इसको क्या जरूरत आन पड़ी पीएसीएल में काम। और ये तब भी पार्टी नहीं था जब सेबी ने 20 नवंबर 1999 और 10 दिसंबर 1999 को पीएसीएल को नोटिस जारी किया, क्योंकि 1998 में तो इसके मुताबिक रिजाइन कर दिया था इसने, तो 99 में तो ये था ही नहीं। इसके अलावा ये कहना चाहता है कि जो 14 जून 2013 को आपने मेरे को शो कॉज नोटिस भेजा था, उसमें भी मेरा कुछ ज़्यादा रोल ही नहीं था, क्योंकि मेरे विरुद्ध तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हर जगह कंपनी कंपनी कंपनी, पीएसीएल पीएसीएल पीएसीएल, मेरा तो ज़्यादा कहीं रोल ही नहीं था। इसके अलावा ये बोल रहा है कि भाई मेरा तो रोज़मर्रा में यहाँ पे जो भी कार्यभार होता था, ये मैनेजमेंट होती थी, उसके कंपनी के अफेयर्स होते थे, लेन देन होते थे, इन सब में मेरा लेना देना ही नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, ना ही कोई स्कीम वगैरह मैंने स्पॉन्सर की या लॉन्च की, कुछ भी नहीं है, मेरा लेना देना ही नहीं, मैं तो 1998 में छोड़ चुका हूँ कंपनी। इसके अलावा साथियों ये यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को वाइकेरियसली लाइबल बनाने के लिए, वाइकेरियसली लाइबल को हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आता, क्या है, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, मैं आपको समझा देती हूँ साफ स्पष्ट भाषा में कि वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब होता है कि जब कोई मालिक अपने किसी नौकर को कहीं काम करने के लिए भेजता है, तो उस नौकर से जब कोई गलती हो जाती है तो उसमें माना जाता है कि मालिक की भी उतनी ही गलती है। जब हर्जाना मांगा जाएगा तो नौकर थोड़ी ना देगा, मालिक देगा। वो अलग चीज़ है कि मालिक उसकी तनख्वाह में से काट लेगा, लेकिन वो गलती फिर मालिक की मानी जाती है। यानी कि किसी एक की गलती के लिए जब हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, अब जैसे कंपनी है, कंपनी में 10 शेयर होल्डर हैं, किसी एक से भी गलती होगी लेकिन आप बोलेंगे तो पूरी कंपनी का नाम लेके ना, चुकाना तो पूरी कंपनी को पड़ेगा ना, उसके जितने भी शेयर होल्डर होंगे। तो उसको बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई गलत काम हुआ या कोई भी गलती हुई, उसका हर्जाना किसी तीसरे को भुगतना पड़ रहा है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर आप मुझे वाइकेरियस लाइबल कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ दृढ़ कथन तो होंगे, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो होना चाहिए ना आपके पास, कुछ ऐसा साक्ष्य। जबकि मैं जब 1998 में छोड़ चुका हूँ कंपनी, तो मेरे पास तो शो कॉज नोटिस जारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप ऐसे कैसे उनके कृत्यों के लिए मुझे आप दोषी ठहरा सकते हैं। इसके संबंध में इसने एक केस भी बताया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस ब्रिजलाल मित्तल, 1998 का केस है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, मतलब ये बता रहा है अपने पक्ष में करने के लिए सारी बातें, कि इस वाले केस में, ये मित्तल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तभी दोषी करार किया जा सकता है जब वो कृत्य उसके चार्ज में हुआ हो, यानी मतलब उस समय वो ऑन ड्यूटी रहा हो। अब वो छोड़ चुका है काम, तो उसको, उसी मैनेजर को आप वापस थोड़ी नहीं ला सकते हैं। मतलब समझिए, जैसे 21-22 का मैटर हम लेके चल रहे हैं, तो जो 21 और 22 तारीख को जो मैनेजर के पद पर नियुक्त था, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो सकती है जो 20 अगस्त 2014 तक था मैनेजर, वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ सकता है।
हालांकि वो भी इसमें निपट सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास मौका रहेगा, वो बोल सकता है कि मैं तो 21 और 22 को था ही नहीं ना मैनेजर, तो मेरे को कैसे आप बोल रहे हैं। तो जो 21 और 22 अगस्त 2014 की तारीख में रहा होगा, हम उसको इसमें घसीट सकते हैं, बाकियों को घसीटना मुश्किल है, थोड़ा नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है सिर्फ। तो वैसे ही इसमें केस में भी बोला गया कि जब आप किसी को दोषी करार करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंतर्गत, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि उस समय पर ये काम जो था उसके चार्ज में था कि नहीं था, यानी उसके नियंत्रण में था कि नहीं था, और वो उस समय कंपनी के लिए जिम्मेदार था कि नहीं था, यानी वो उससे जुड़ा हुआ था कि नहीं था, उस बिजनेस से जुड़ा, मतलब उसके देख रेख में सब काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगर उसकी देख रेख में नहीं हो रहा था तो इसके अंतर्गत उसको दोषी नहीं बोला जा सकता। इसी में एक और केस इसने बोला, SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस, अब जो ये होगा ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज। और अभी के लिए इतना भी पर्याप्त है। आज आपने मतलब जाना कि जहाँ अपना काम नहीं बनता है वहाँ सीधे बोल दो, हमको तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यानी अब वो जो है पूरे तरीके से हार गए। अब सेबी को पक्के सबूत मिल गए कि ये लोग CIS का काम नहीं करते हैं, सॉरी CIS का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम नहीं करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब ये पकड़े गए तो ये लोग सब बारी बारी से, मैं तो इसका मालिक ही नहीं हूँ, मैं तो इसका मालिक नहीं हूँ, मैं तो इसका मालिक नहीं हूँ, सब पीछे हटते जा रहे हैं। और जो आपके नेगेटिव सीनियर हैं और ये संगठन है, ये देख रहे हैं कि एक तो पहले जब ये लोग रियल एस्टेट की रट लगाए बैठे थे तब भी ये उनका सपोर्ट कर रही थी, अब जब ये पीछे हट रहे हैं तो भी ये वैसी की वैसी बैठी है। अब मुझे बताइए, RM लोढ़ा कमेटी ना नियुक्त हो तो क्या हो, जब यहाँ पे निर्मल सिंह भंगू, सुब्रत भट्टाचार्य, गुरुनाम सिंह कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में लोढ़ा कमेटी नहीं बनेगी तो क्या बनेगी। ये उनसे जाके पूछिए ना जो आपको लोढ़ा कमेटी भंग करने को कह रहे हैं, कि जब ये तीनों जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, तब तुमने कौन सा दस्तावेज दिया। अब हरामखोरों बोल रहे हो कि लोढ़ा कमेटी को हटाओ, लोढ़ा कमेटी को हटाओ। तुम्हारे चक्कर में तो इतना बड़ा ये मैटर हुआ है, नहीं तो हमको तो 2013 में बता देते, हम अपनी पूरी मैच्योरिटी निकाल लेते, आज ये मैटर ही नहीं होता। इक्का दुक्का जिनके पैसे फंसते वो नहीं, वो तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लगभग लोग जो हैं लड़ झगड़ के भी अपना पैसा निकलवा लेते 13 में। 14 तक तो ये बात ही नहीं पहुंचती। ये सब 2013 में ये लोग कह रहे हैं और बैन 14 में लगा है, पूरा 1 साल था आपके पास। लेकिन ये इन कुत्तों की वजह से हमारा ये समय चला गया। अगर इन हरामखोरों ने हमको उस समय ही बताया होता कि कंपनी जो है एक एक करके सब पीछे हटते जा रहे हैं, भंगू बोल रहा है मेरा मतलब नहीं है, गुरनाम बोल रहा है मेरा मतलब नहीं है, भट्टाचार्य बोल रहा है मेरा मतलब नहीं है, तो तुम लोग किसके मत्थे यहाँ पे जमा कर रहे हो पैसा। अगर उसी समय ये लोग इतना बताते तो आज यहाँ तक पहुँचती नहीं। और आज अगर ये आप ईंटा पत्थर लेके इनका सर फोड़ने जाएंगे तो भी मेरे हिसाब से तो ये एकदम सही है, क्योंकि ये सारी समस्या इनके कारण हो रही है। इनको तो एकदम उठा के पूरा पटक दीजिए नाले में बड़े। तो चलिए साथियों, मैं ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। 34 पन्ने तक पढ़ लिया है, कल एक और पन्ना 2-3 पेज कल और पढ़ लेंगे, बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब तक जितनी बातें समझ में आई, ये तो जितना हम लोग सोच रहे थे, ये तो उससे भी ज़्यादा इन लोगों ने भयंकर बातें बोली। मतलब जब अपना काम नहीं निकल रहा है तो फिर हम ही यही पीछे हटने लग गए। कंपनी चलाता कौन था? मैं चलाती थी कंपनी, आप चलाते थे कंपनी? क्या ये छोटे मोटे चपरासी चलाते थे फिर इतनी बड़ी कंपनी, जब यही बड़े बड़े सब लोग पीछे हट जाएंगे तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।